एमसी सलमान का डायलॉग पेलते हुए कहता है ब्रिंग इट ऑन। तो एक बैंडिट बोलता है सलमान का डायलॉग पेल रहा है, और दूसरा बैंडिट कहता है क्या ये पागल है। बैंडिट कहता है तुम्हारा ब्रिंग इट ऑन से क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें ऑर्डर देने वाले कौन हो। तो दूसरा बैंडिट कहता है क्या तुम हमें इसलिए नीचे नजर देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक छड़ी है। पहला बैंडिट कहता है ओ हाँ, अगर तुम उस चीज को नीचे रख दो और चोट लगने से पहले हमारे सामने से हट जाओ। और देखते कि ली भागते हुए बैंडिट के पास जा रही होती है। वो बैंडिट कह ही रहा होता है कि हाँ, जब तुम्हें चाकू मारा जाएगा तो बहुत दर्द होगा, तभी ली आके उसे तलवार से मार देती है। दूसरा बैंडिट उस चीज पे रिएक्ट कर पाता है उससे पहले ही ली उसे भी मार देती है और थोड़ा स्टाइल मार रही होती है। हमसे उसे ही देख रहा होता है, तभी वो हंसने लगती है और कहती है मैं तुम्हारी साहस की तारीफ करती हूँ, लेकिन कुछ भी करने से पहले इंसान को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए, है ना। एमसी कह ही रहा होता है और उसके बारे में, तभी ली वहाँ से चली जाती है और एमसी कहता रह जाता है कि ऐसा नहीं है। और देखते हैं कई सारे बैंडिट हार के भाग जाते हैं। मर्चेंट एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं कि भाई तेरे को चोट तो नहीं आई। और देखते हैं कि नामगोन फैमिली के डिसाइपल खुशी मनाते हुए कहते हैं हमारे नामगोन फैमिली की जीत हो गई। और सांगमिन कहता है क्या तुम टाइगर रॉक मर्चेंट को फिर से धमकाने की हिम्मत नहीं करोगे कमीनो। एमसी बस उनको ऐसा करता हुआ देख रहा होता है और मन में कहता है उन्हें खुद पर इतना गर्व क्यों है जबकि इतने सारे लोग घायल पड़े हैं और खून बह रहा हो। क्या मुरीम की दुनिया ऐसी ही है, इंसान कितने बेवकूफ है। फिर हम देखते हैं हेफे के पास बंदरगाह पे बोट रुकी हुई होती है और जितने ही बैंडिट पकड़े गए होते हैं उन्हें निकाला जा रहा होता है। और बैंडिट को देख के एमसी कहते हैं इनका क्या होगा। तो जांग कहता है वो उन्हें हो सकता है अधिकारियों को सौंप दिया जाए और उनके गुनाहों के लिए मुश्किल सजा दी जाए। तो एमसी कहता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जांग कहता है खैर वो अब भी उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली है जिनकी लाशें यंगताजी में पहले ही डूब चुकी है। तभी वहाँ पे ली आते हुए कहते हैं ये लक या बैड लक का मामला नहीं है, उन्हें वही मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। और कहती है नमस्ते, आप पहले से स्कॉलर है ना। और एमसी कहता है हाँ नमस्ते। जांग को कुछ पता नहीं होता तो एमसी को कोनी मार के इशारा करता है। तो एमसी बताता है ओ ये वही इंसान है जिसने अभी हमें बचाया है। तभी ली थोड़ा चिढ़ाते हुए कहती है हालांकि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि आपने मुझे शुक्रिया कहा हो। तो एमसी कहता है ओ मेरी गलती, हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ली कहते हैं मैं टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप की ली सियोन हूँ, चिंता मत करो ये सिर्फ मजाक था, मैं आपको डरा नहीं रही थी। एमसी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है आपने कहा टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप, नामगोम परिवार नहीं। ली कहती है हालांकि मैंने उनसे तलवार चलाना सीखने में कुछ साल बिताए, मैं अभी तक नामगोम फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। एमसी कहता है ओ मुझे लगा। ली पूछते हैं कि आप चौंकिंग की ओर जा रहे हैं। एमसी कहता है नहीं मैं डोंगटिंग झील पर उतरूंगा, हालांकि मेरे दोस्त यहाँ हैं। तो ली कहती है क्या ऐसा है। ली जाते हुए कहती है क्या कॉन्फिडेंस है, मैं भी वही उतर रही हूँ, ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। जांग और एमसी ली को जाते हुए देखते हैं और जांग कहता है टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप की शुरुआत डोंगटिंग लेक से हुई, मुझे हैरानी है कि क्या वो ली हुआम से जुड़ी हुई है। एमसी कहता है कि ली हुआम। जांग कहता है तुम सचमुच कुछ नहीं जानते, ली हुआम टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप के बड़े बॉस हैं और हालांकि टाइगर रॉक 3 महान मर्चेंट कंपनियों में से एक नहीं हो सकता है, वो पक्का से टॉप 5 में शामिल है। एमसी मन में कहता है उसने इसे इतना अजीब क्यों कहा। जांग कहता है ऐसा कहा जा रहा है कि ली हुआम की बेटी का पहले से एक मंगेतर है, इसलिए उसके साथ फ्लर्ट करने के बारे में मत सोचना। खैर ये शायद आशीर्वाद है, क्योंकि अगर तुम ऐसी बीवी से शादी करते हो तो हर बार जब तुम उसे परेशान करोगे तो वो पीट पीट कर तुम्हें मार डालेगी। एमसी कहता है अरे तुम अर्थ पर किस बारे में बात कर रहे हो। जांग कहता है चलो भी मैं आपके टूटे हुए दिल को शांत करने के लिए आपके लिए एक ड्रिंक खरीदूंगा। एमसी शर्माते हुए कहता है ए मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। फिर सीन शिफ्ट होता है मुरोंग रेजिडेंस पे, जहाँ पे मीब्रोंग कहती है मैं ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस से लौट आई हूँ। चुनमुरोंग कहता है अच्छा काम किया, इतनी दूर तक ट्रैवल करना मुश्किल रहा होगा, आओ और बैठ जाओ। तो तुमने मुरिम अलायंस के बारे में क्या सोचा। मीमुरोंग कहते हैं मुझे सच में कुछ भी बेहतर हासिल नहीं हुआ, हालांकि मुरिम अलायंस और दूसरे सेक्टरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का अच्छा मौका है। और बुक दिखाते हुए कहते हैं ये मैंने जो कुछ भी सीखा उस पर एक रिपोर्ट है। चुनमुरोंग बुक को देखते हुए कहता है ओहो ये तुम्हारा पहली बार था लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। इसके अलावा एक सूटेबल मैरिज पार्टनर ढूंढना कभी भी आसान नहीं होता है ना। कहा जा रहा है क्या किसी की नजर तुम पर नहीं पड़ी। मीमुरोंग बियोंग नामगोंग के बारे में सोचते हुए कहती है खैर नामगोंग परिवार की लेडी बियोंग नामगोंग ने मुझ पर एक इम्पोर्टेंट छाप छोड़ी है, हालांकि उसका रिश्तेदार सांगोक नामगोंग एक घमंडी बड़ा बेवकूफ था जो कभी भी कुछ भी करने को तैयार नहीं था। इसके अलावा चुनमुरोंग कहता है मैं इस जैसे चीजों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जानती हो मैं ये सुनना चाहता था कि क्या किसी लड़के ने तुम्हारी कल्पना को पकड़ लिया लिटिल में। मीमुरोंग शर्माते हुए कहते हैं दादाजी। जिन कहता है उसका शर्माना देखो, ऐसा लगता है कि आप निशाने पर आ गए हैं। चुनमुरोंग कहता है सच में क्या तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिला जिसे तुम पसंद करती हो। मीमुरोंग शर्माते हुए कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया। चुनमुरोंग ये सुनकर अपनी दाढ़ी को सहला रहा होता है और मीमुरोंग एमसी के बारे में सोचते हुए मन में कहती है क्यों वो आदमी अचानक से मेरे दिमाग में आया। चुनमुरोंग कहता है वैसे लिटिल मी हमें कुछ अच्छी खबर मिली है, जिन अब हमारे पास वापस लौट आया है। मीमुरोंग खड़े होते हुए कहते हैं बधाई हो दादाजी। और दादाजी कहते हैं अरे बाप रे। मीमुरोंग कहते हैं दरअसल मैंने जब आप दोनों को एक साथ देखा तो मुझे अंदाजा हो गया था कि यही मामला है। जिन कहता है प्लीज ऐसा मत कहो, मैं ही वो हूँ जिसने आप दोनों पर जिम्मेदारी छोड़ दी जब मैं आसपास नहीं था। तुम्हारे भाई के रूप में मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। मीमुरोंग कहते हैं तो फिर अब से भाई एक्सटर्नल अफेयर डिवीजन संभालेंगे है ना। चुनमुरोंग कहता है नहीं वो अपनी तलवारबाजी पर विचार करने में ज्यादा समय बिताना चाहता है, इसीलिए उसे डिसाइपल ट्रेनिंग इंचार्ज बनाया जाएगा। मीमुरोंग थोड़ी चौंकते हुए मन में कहती है उसकी तलवारबाजी पर विचार। तभी कोई बाहर से बोलता है फैमिली हेड दूसरी यंग लेडी यहाँ है। उसके बाद देखते हैं संगा सीधा भागते हुए आके चुनमुरोंग के गले लग जाती है। मीमुरोंग कहते हैं संगा तुम फिर से अपने दादा के साथ रूड बिहेव कर रही हो। संगा चिढ़ाते हुए कहती है हाँ तुम रूड हो, जब तुम वापस आई तो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। मीमुरोंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारा गिफ्ट नहीं निकाला है। इसे सुनकर संगा चुनमुरोंग को छोड़ते हुए कहती है तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो। और मीमुरोंग के गले लगते
हुए कहते हैं मेरी बड़ी बहन सबसे अच्छी है। चुनमुरोंग कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि जिन फिर से अपनी तलवार क्यों उठा रहा है लिटिल मी? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस आदमी का डिसाइपल आया था। इसे सुनकर मीमरोंग थोड़ी हैरान होती है और कहती है बिल्कुल नहीं, हालांकि ये अभी तक पक्का नहीं है कि वो उसका डिसाइपल है या नहीं। उसने सच में जिनको लेटर में शॉर्ट टेक्निक सिखाई। संगा थोड़ी उदास होते हुए कहते हैं मैंने भी उन बड़े भाई को देखा, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि वो मुझ पर गुस्सा है, उसे लॉर्ड वुन ना कहने के लिए। तभी मीमरोंग कहते हैं लॉर्ड वुन क्या वो कोई है जिसे हम जानते हैं? चुनमुरोंग कहता है मैंने भी उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं याद कर पाता वो कौन है वो चला गया। तभी जिन कहता है नहीं उसने अपना रूप बदल लिया होगा, तो ये साफ है कि आप उसे तुरंत नहीं पहचान पाएंगे। जब मैं उसे पहली बार मिला तो मुझे भी लगा कि वो एक स्कॉलर है। तभी मीमरोंग कहते हैं ठहरिए, क्या आप में से कोई जानता है कि उसका पूरा नाम क्या है? तभी संगा कहते हैं मुझे लगता है कि उसका पूरा नाम वो नहीं है। मीमरोंग ये नाम सुनकर शॉक हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी चुनमुरोंग कहता है क्या हुआ, क्या उसके नाम की घंटी बजी है कुछ और? तभी मीमरोंग कहती है वो आदमी जिसे आप लॉर्ड वुन कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं उनसे ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस में मिली थी। ये सुनते ही चुनमुरोंग कहता है तो फिर क्या तुम जानते हो कि वो भी कहाँ है? कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वो गायब हो गया, लेकिन साउदर्न सी सेट के हान पाजिन को पता होगा कि वो कहाँ गए हैं। तो जिन कहता है दादाजी मैं तुरंत किसी को जांच के लिए साउदर्न सी सेट में भेजता हूँ। तो चुनमुरोंग कहता है ठीक है, ये सुनने में अच्छा लगा। मीमरोंग कहते हैं मुझे हैरानी है कि अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर अपना खुद का सेक्ट बनाने का इरादा रखता है। इसके अलावा मैं श्योर नहीं हूँ कि जिस इंसान पर हमें उसका डिसाइपल होने का शक है वो हमारे मुरोंग परिवार से क्या चाहता है, लेकिन अगर वो मुरिम अलायंस में जाता तो ये एक अलग कहानी होती। जिन कहता है मुझे शक है अगर वो इंसान जियांगो में एंटर करना चाहता है वो बिना शर्त के अपनी मार्शल आर्ट क्यों छोड़ देगा और खाली हाथ क्यों चला जाएगा। मीमरोंग कहते हैं शायद वो एक सोशल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। याद रखो वो खुद को स्वर्ग की पहुंच से दूर अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर के रूप में रेफर करता है। इस सिचुएशन में पृथ्वी पर स्वर्ग की पहुंच से दूर कहाँ है? शायद हमारे मुरोंग परिवार का समय आ गया है भविष्य के बारे में किसी निर्णय पे पहुंचना। मीमरोंग कहती है ऑफ कोर्स अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर को सबसे पहले अपने सर्कुलूजन से वापस आना होगा, क्योंकि जियांगो एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेटिट्यूड और आक्रोश हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे परिवार का फेट है। जिन कुछ कहने वाला होता है तभी से चुनमुरोंग रोक देता है। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, बहुत से लोग लॉर्ड के फ्लैग के नीचे एकजुट होंगे। जब तक वो चाहे जब भी उनका मन हो वो सपोर्टर इकट्ठा कर सकता है। जब ऐसा हो तो हमें तय करना है कि हम आगे कैसे बढ़े। हालांकि हमें पूरी तरह से स्ट्रांग होना होगा, यहाँ तक कि हमारे पास राइट्स हैं चॉइस बनाने का। और जिन हमें से रिलाता है और मीमरोंग मन में कहती है वो सही है, सिर्फ स्ट्रांग को चुनने का मौका मिलता है। ये जियांगो का आयरन रूल है। फिर भी क्या वो आदमी जिसके बारे में दादाजी और भाई बता रहे हैं और जिस भोले भाले आदमी से मैं मिली वो सच में एक ही था? फिर सीन शिफ्ट होता है यंग लेडी तरफ जो कह रही होती है मेरी मेजबानी करने के लिए शुक्रिया। और सामने वाला इंसान कहता है ओ मैं आपका आभारी हूँ कि आप नॉर्थ सी आइस पैलेस की यंग लेडी हमारे वुडांग सेट का दौरा कर रही है। हम सिर्फ आम जिंदगी जीने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपको बेटर ऑफर नहीं दे पाए, इसलिए हमें माफ कर दो। यंग लेडी कहते हैं चिंता मत करो, मुझे इस पवित्र जमीन पर कदम रखने देने के लिए पहले से आपके शुक्रगुजार हूँ। तो वो आदमी कहता है ओह आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। तो यंग लेडी आपको हमारे वुडांग सेक्टर में क्यों आना हुआ? तो यंग लेडी कहते हैं स्नो, मैं इसको स्नो ही बुलाऊंगा। तो स्नो आगे आते हुए उसके हाथ में जो बॉक्स है उसे टेबल में रख देती है। यंग लेडी इस बॉक्स को खोल के दिखाती है, इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर जेवर होते हैं। तो वो आदमी मन में कहता है वाह ये कुछ अनमोल खजाने हैं। तभी यंग लेडी उस बॉक्स के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकालती है। वो आदमी इस क्रिस्टल को देख के बहुत हैरान होता है और मन में कहता है क्रिस्टल से निकलने वाली मधुर सुगंध और कूलिंग इफेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है? तभी यंग लेडी कहती है आप सही है, ये एसेंस है नॉर्थ सी आइस पैलेस का। यहाँ तक कि नॉर्थ सी में भी हम सेंचुरीज में इनमें से सिर्फ एक बार ही हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आदमी मन में कहता है तो ये है लेजेंडरी नॉर्थ सी आइस एसेंस है। इसकी इफेक्टिवनेस हमारे वुडांग सेक्ट की पर्पल हेवनली पिल से कमतर है। और वो कहता है आप मुझे ऐसी चीज क्यों दिखा रही है? तो यंग लेडी कहते हैं ये हमारे नॉर्थ सी आइस पैलेस की ओर से स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर के लिए ग्रीटिंग है। इसे सुनकर वो आदमी शॉक होता है और कहता है स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर? क्या हमारे डिसाइपल में से कोई ऐसा इंसान था? तो यंग लेडी कहती है क्या स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर वुडांग सेट का डिसाइपल नहीं था? तो वो आदमी मन में कहता है स्वॉर्ड सेन ने कब अपना डिसाइपल बनाया? जो भी हो, अगर वो किसी सच्चे टैलेंट वाले इंसान से मिलते हैं हो सकता है कि उसने सेक्स और मुरिम की परंपराओं को नजरअंदाज कर दिया हो और एक डिसाइपल बना लिया हो। तभी यंग लेडी उसे होश में लाते हुए कहती है मैंने सोचा कि जिस सक्सेसर की बात डिवाइन मॉन्क ने की थी वो वुडांग का डिसाइपल होना चाहिए, क्या मैं गलत हूँ? इसे सुनकर वो आदमी कहता है डिवाइन मॉन्क? रुको, क्या वो डिवाइन मॉन्क ही वो इंसान था जिसने तुम्हें स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर के बारे में बताया था? यंग लेडी कहती है लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि सक्सेसर किस सेक्टर में से थे। यंग लेडी कहती है मैंने नेचुरली रूप से मान लिया कि ऐसा इंसान दुनिया के महान स्वॉर्ड सेक्ट वुडांग से होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच गई। खैर आपको परेशान करने के लिए माफ करना, अब मैं जाती हूँ। इतना करके वो जाने लगते तो वो आदमी कहता है प्लीज रुको, हमारे एक डिसाइपल ने कुछ समय पहले ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट रैंक हासिल की है। क्या आपको लगता है कि वो स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर हो सकता है? ये हो सकता है कि खुशखबरी अभी तक मेरे पास ना पहुंची हो। क्या आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक मैं सेक्ट के लीडर से कंफर्म नहीं कर लेता? तो यंग लेडी मना कर देती है। क्या आप ताओइस्ट हैं? इतने हम्बल, अगर ये सच होता तो आप ऐसी खबरें नहीं फैलाते। इसे सुनकर वो आदमी हैरान होता है और कहता है नहीं नहीं, हम हमेशा एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं जो हम जानते हैं। फिर यंग लेडी कहती है फिर अब मुझे और इंतजार करने का मतलब नहीं बनता। अगर वो वुडांग से जुड़ा नहीं है तो मैं इसके बजाय माउंट हुआ में ट्राई करूंगी। इसे सुनकर वो आदमी चुप रहता है और मन में कहता है माउंट हुआ, लाना था माउंट हुआ। और हमें बताया जाता है वुडांग और माउंट हुआ, क्या ये दो सेक्ट तलवारबाजी के शिखर पे खड़े हैं? अतीत में ये खबर फैली कि जब स्वॉर्ड सेन ने माउंट हुआ में ट्रेनिंग ली है तो हमारे वुडांग सेक्ट के गौरव
इंसानों को डैमेज पहुंचा था। हालांकि स्वॉर्डसन को माउंट हुआ सेक्ट में फॉर्मली रूप से शामिल नहीं किया गया था। भले ही उनके डिसाइपल का माउंट हुआ सेक्ट से संबंध हो, हमारी सिचुएशन और खराब होगी। नहीं, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइन मॉन्ग ने स्पेसिफिकली कहा स्वॉर्डसन का सक्सेसर। दूसरे शब्दों में वो डिसाइपल पूरे जियांगू को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंसान है। मुझे तुरंत ही सेक्ट लीडर के साथ इस पे बात करने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं बोर्ड का सीन जहाँ पे एमसी देखते हुए कह रहा होता है हम लगभग डोंगटिंग झील पर है। जांग आते हुए कहता है क्या तुम पहली बार झील देखने जा रहे हो? मैं तुम्हें श्योर करता हूँ ये ट्रिप अच्छी होगी। एमसी कहता है मैंने पहले भी लाल चट्टान को दौरा किया है लेकिन वो कुछ खास नहीं था। कंपेरेटिवली मैं इस बोर्ड से उतरने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जांग कहता है नहीं, तुम डोंगटिंग झील की तुलना पश्चिमी झील से नहीं कर सकते जो तुमने पहले देखी थी। तभी ली आते हुए कहते हैं इतनी विशाल कि तुम उसे समुद्र भी कह सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम सरप्राइज हो गए होंगे। यूयान टावर के डिसाइपल की सीनरी विश्वास से अलग है और बहुत सारे कवियों ने इसे तारीफ की है। जब मैंने सुना कि तुम डोंगटिंग झील पर उतर रहे थे तो मुझे लगा कि तुम लोकल को फॉलो कर रहे थे। क्या मैं गलत हूँ? एमसी कहते हैं हाँ, मैं अपने भाई के घर जाने के लिए आया हूँ। तो ली कहते क्या ये सही है? तो तुम्हें यूयांग टावर जरूर देखना चाहिए। फेमस कवि डूफू ने इसके नाम पर एक कविता का नाम भी रखा, आप जानते हैं। और एमसी को इमेजिन करके बहुत हंसती है। एमसी उसे इस तरह हंसते हुए देख के कहते हैं क्या आप ठीक है? ली कहती है मुझे माफ करना, वैसे भी आप यूयांग टावर से निराश नहीं होंगे, मैं भी वहाँ अक्सर जाती हूँ। खैर हम लगभग वहाँ पहुंच चुके हैं और मुझे अपना सामान भी पैक करना है। और ये कहते वो जा रही होती है। वो दोनों से जाते हुए देख रहे होते हैं। उसके जाने के बाद एमसी कहता है उस लड़की के साथ क्या हो रहा है? और जांग भी हंसते हुए कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद आपको इसलिए धमका रही है क्योंकि तुम बीटा जैसे दिखते हो। उसके बाद रात हो जाती है। उसके बाद देखते हैं घर को जो यूयांग के बाहरी इलाके में। एमसी उधर जाते हुए कहता है तो ये है भाई इल का घर। और अपने गले में जो अंगूठी पहनी होती है उसे कस के पकड़ के याद करते हुए कहता है हालांकि फॉरबिडन सिटी छोड़ने के बाद मैं कई लोगों से मिला लेकिन उनमें से कोई भी भाई इल जितना हॉनरेबल और ईमानदार नहीं था। फिर भी वो मेरे लिए एक अनमोल इंसान है। मैंने अब तक उनके परिवार से मिलने में देरी की, प्लीज मुझे माफ कर दो भाई। उसका देखते हैं बूढ़ा आदमी जो कहता है प्लीज इस तरफ से, लेडी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगी। एमसी कहता है आपका शुक्रिया। एमसी अपना सामान उतारते हुए मन में कहता है मैंने इस जगह पर एक भी अच्छे कपड़े पहने हुए इंसान को नहीं देखा और घर काफी शेबी है। ये किसी फॉर्मल मिलिट्री ऑफिसर का घर नहीं बल्कि एक फॉलिंग नोबल का घर लगता है। सरकार की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? तभी देखते हैं कि लेडी कहते हैं ये मेरे गुजरे हुए पति के थे। एमसी कुछ कह नहीं पाता और वो रोने लगती है। एमसी कहता है मुझे विजिट करने के लिए इतना लंबा समय लगा, माफ करना। तो वो कहती है मैं ही वो हूँ जिसे आपसे माफी मांगनी चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे गुजरे हुए पति के साथ आपका क्या रिश्ता था? एमसी कहता है मैं जानता हूँ कि मैं काबिल नहीं हूँ लेकिन मैं उसे अपना भाई कहता था। तो वो लड़की कहती है क्या वो नहीं नाम के स्कॉलर है? तो एमसी थोड़ा हैरान होकर कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तो वो कहती है कुछ साल पहले डोजिंग नाम का इंसान मुझसे मिलने आया, उन्हें भी मेरे हस्बैंड की तरफ फंसाया गया और उनके पोस्ट से हटा दिया गया। उस वक्त उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में भी बताया था। तो एमसी खड़े होते हुए कहता है भाभी यहाँ आने में इतना समय लगाने के लिए माफ करना, मेरा नाम वो नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाओ। मैं सच में कैपिटल से यहाँ तक की ट्रैवल के लिए समय निकालने के लिए आपको अप्रिशिएट करती हूँ। एमसी कहता है दरअसल मैंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और महल छोड़ दिया। तो वो कहते हैं फिर ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। एमसी कहता है नहीं। मैं तभी उसके पीछे को दरवाजा खोलते हुए आते हुए कहता है माँ मुझे कितनी बार आपको ये कहना होगा कि अजनबियों को घर के अंदर मत आने दो। और वो एमसी को ही देख रही होती है। फिर कहती है तुम कौन हो? यहाँ से लेडीज को आने की परमिशन है, तुरंत निकल जाओ।